सही है, सेटिंग कैसे करनी है? किस चीज़ की सेटिंग कह रहे हो इसमें? सही है, ब्राउज़र की वो डायरेक्टली चल गया है और वो उसके वीएस कोड के अंदर से डिबग नहीं हुआ। ये कोड से ना मेरे पास भी इशू कर रहा है, तो पता नहीं सर्वर से कनेक्टिविटी मांग कर किस तरह का इशू आता जी है। सर। तो मैंने फिर वो उसको ना ड्रीम में वही यूज़ करा और उसको डायरेक्टली वहाँ से रन कर सकते सही है। या सर हैं इसके लिए ब्राउज़र वो के लाइव अंदर में। क्या? लाइव सर्वर सर, सर इसके लिए कोई लाइव सर्वर का तो नहीं आपके वो एक्सटेंशन यूज होनी है वो जो उनसे करते होते हैं ट्यूटोरियल में हाँ, मैंने। कुछ ऐसा ही वो कहता है इसमें ना, जो VS कोड है ना, वो कुछ ऐसे ही कुछ सजेशन देता है इसमें। चलें सर, मैं ट्राई करता हूँ। ओके जी, हम बात कर रहे थे PHP। तो किस किस को आइडिया PHP का? सर ये बैकएंड पे इस्तेमाल होती है डेटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए। बैकएंड पे इस्तेमाल होती है, डेटाबेस को बैकएंड पे कनेक्ट करने के लिए। और कोई बचा? ओके, हम बात करते हैं PHP। ठीक है, सबसे पहले हमने जो अपना जब कोर्स स्टार्ट किया था, तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने HTML से स्टार्ट किया था, बेसिक से। ठीक है, HTML जो है वो अब इसकी डेवलप हुई, अब इस पर फिर फर्दर वर्किंग अपडेट्स के फर्दर इसके जो वर्जन आए। ठीक है, फिर हमने HTML के एलिमेंट्स जितने उनको यूज़ करना सीखा, किस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने साथ साथ स्टाइल्स थे, CSS, वो हमने सीखा कि हम स्टाइल्स, जो HTML पेज है हमारा, जो ब्राउज़र ने जो हमारा कोड इंटरप्रेट करके डॉक्यूमेंट एक व्यू में हमें दिखाना है, तो इसको हम स्टाइल्स किस तरह कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने देखी। CSS के बाद फिर हम आगे जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, हमारे CSS के कुछ स्टाइल्स को, या हमारी PHP या HTML एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, या हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, या कुछ और अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई पॉपअप मैसेज के लिए, ठीक है, कुछ किसी अलर्ट के लिए, वार्निंग के लिए, इस तरह से फिर हम उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हमारी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है और हम जो वो प्रोग्राम करके हमें जिस तरह की रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए होती है वो हम वहाँ से परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो किसी और फंक्शन के परफॉर्म होने पे हमें कुछ एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। ठीक है, कुछ फंक्शन परफॉर्म होने से कुछ हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के जरिए से उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो है, ये फॉर्म एलिमेंट्स जो है वो हाइड हो सकते हैं, ये स्टाइल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस टाइम पे ये अप्लाई हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये, अगर ये कंडीशन होगी तो ये अप्लाई होगा, ये कंडीशन होगी तो ये स्टाइल होगा। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है PHP। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि PHP है क्या। ठीक है, तो PHP वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है इसके पास। ठीक है, एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको बनाया था रेस्मस लेडफोर्ड ने 1994 में। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम डायनामिक वेब पेजेस हमारे जो हैं उनको हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं, किसी को है आइडिया?
जी हसन, डायनामिक वेब पेजेस। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हसन, डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं, आपको तो आइडिया होगा। और किसी और बच्चे को आइडिया है तो वो बता सकते। यस सर। हेलो सर। जी जी हसन, सर क्या पूछ रहे हैं? डायनामिक वेब पेजेस। हाँ सर, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक वो होता है जो हमें सिर्फ शो हो रहा होता है पेज, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। डायनामिक वो होता है जिसमें हम चेंजिंग कर सके, इनपुट कर सके और फिर उसके हिसाब से आउटपुट आ सके, जिसमें चेंजेस होती रहे। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं और डायनामिक वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में जैसे बताया आपको हसन ने कि वो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो आपको जिस तरह वेब पेज नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह वो जो भी उसमें स्टाइलिंग अप्लाई हुई है उसमें उसी तरह है, ठीक है। लेकिन डायनामिक वेब पेजेस में वो हम कुछ ना कुछ ऑपरेशंस पहले परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में हमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आंसर मिल रहा होता है, हमें जो है वो आंसर जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हमारा जो वेब पेज का डिज़ाइन है डायनामिकली वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके जी, मोस्टली जो पीएचपी है तो यूज़ किया जाता है फॉर्म क्रिएट करने के, ठीक है। और हम फॉर्म्स HTML फॉर्म्स को जो है वो प्रोसेस करते हैं PHP के जरिए से, ठीक है। इनपुट और आउटपुट्स के लिए जो है वो डेटा को मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़र से गेट करने के लिए इनपुट्स और यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करवाने, ठीक है। और मोस्टली जो PHP लैंग्वेज है वो सर्वर साइड लैंग्वेज कहा जाता है इसको, कि इसका जो प्रोग्राम है जो भी इसका जो कोड होता है लिखा हुआ वो क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं होता बल्कि वो सर्वर के ऊपर रन होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल आप यूँ ले लें कि अगर आप PHP पेज एक को ब्राउज करते हैं ब्राउज़र के ऊपर अपने कंप्यूटर पे लोकेशन पे, तो वो उसके ऊपर प्रोसेस नहीं होता, वो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस होता है और उसकी रिक्वेस्ट आपके जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर को भेजता है और वहाँ से फिर ब्राउज़र ब्राउज होता है वो जो PHP कोड है और फिर उसके रिजल्ट में आपको जो है वो रिटर्न करता है, जिसका आउटपुट है या जो भी उसका जो रिजल्ट है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ओके जी, आगे यहाँ पे मैंने आप स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई लर्न PHP, ठीक है। तो किसी को आइडिया हो, हसन के अलावा किसी बच्चे को आइडिया हो कि हमें वाई लर्न PHP को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको लर्न करना क्यों जरूरी है। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके भी तो वेबसाइट अपनी डिजाइन कर सकते हैं, क्या ख्याल है। वो लेकिन फिर उस पर नहीं चलेगी ना, वो क्या कहते हैं लोकल होस्ट पे चल सकती है, वो क्या कहते हैं वैसे नेटवर्क में नहीं चलेगी। और नेटवर्क पे भी चल जाएगी, लाइव अब चल जाएगी तो। सब वो फ्रंट एंड पे चलेगी ना बस, बाकी बैक एंड उस पे वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई और बचा? जी रिमशा। सर हम रिकॉर्ड को
अगर सेव करना चाहें सर, अगर हम जो हमसे यूजर से डाटा इनपुट ले रहे हैं उसको हम अपनी तरफ अगर स्टोर करना चाहें तो उसके लिए डेटाबेस से कनेक्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए पीएचपी को सीखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि जो है वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है और सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, तो फिर हमें पीएचपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक स्टैटिक वेब पेज आप बना सकते हैं HTML CSS को यूज़ करते हुए, लेकिन जब आपने प्रोसेस करना है डाटा को, डायनामिक पेज आपका बनना है, आपने इनपुट्स देनी है, आपने आउटपुट्स डिस्प्ले करवानी है उन इनपुट्स के ऊपर, ठीक है। तो फिर आपको पीएचपी की जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मोस्टली यूज किया जाता है इसको, ठीक है। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स है वो भी अदर लैंग्वेज से तकरीबन मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको पीएचपी पे काम करने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए ना, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ब्राउज़र नज़र आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले जो पीएचपी है ना, इसको प्रोसेस करने के लिए हमें कोई ना कोई इंटरप्रेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर हमारे पास इसमें है, जब हम सर्वर साइड पर भी अगर कोई काम कर रहे हैं या हम लोकल होस्ट पे भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर सैम सर्वर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ और भी मिलते हैं, सर्वर सैम सर्वर भी मिलता है, ठीक है। हम सैम सर्वर करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर रैम डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपाचे friend.org की तरफ से डाउनलोड, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे इस लिंक को, तो यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। ये इसके 3 वर्जन आ रहे हैं, ये इसका ये सबसे लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक वर्जन इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, तो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? अच्छा, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपने सर्च करना जी है, सर, ठीक है। जब आप सर्च कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे जब आप कंप्लीट उसको, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इंस्टॉल करेंगे, हो जाएगा आपका पूरा इंस्टॉल, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे स्टार्ट मेन्यू में जाके सैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो इसको आप ओपन करें, ठीक है। तो जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपके पास सामने डिस्प्ले ना हो, ठीक है, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो ना डिस्प्ले हो तो आप यहाँ पे देखेंगे टास्क बार नजर आ रही है आपको? तो नजर आ रही है ना स्क्रीन? सर यस सर, आ रही है। ये ओके। यहाँ पे आपके पास इधर आ जाएगा ये,
ठीक है, टास्क बार में, अगर इधर डिस्प्ले ना भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओ, ये जब ये ओपन होगा तो आपके पास ये स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ से ये सारे सर्च के बटन आ रहे होंगे, ये डिसेबल होंगे एडमिन के बटन। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में चले जाना आप, ठीक है। कॉन्फ़िगर में जाके ये अपाचे और MySQL, इसको हमने कर देना ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट का मतलब ये है कि जब हम सैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लोग जब फिर आपने ना इनको स्टार्ट करना, ठीक है, वन बाय वन दोनों। अपाचे को पहले स्टार्ट करना और फिर आपने स्टार्ट करना है MySQL, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा आप लोगों के पास ना इशू आएगा या अपाचे पे या MySQL पे कि जी ये जो यहाँ पर रेड कलर का एरर आ जाता है कि जी ये पोर्ट जो है वो यूज़ हो रही, अवेलेबल, ठीक है। तो उसका ये मतलब होता है कि जो आपकी पोर्ट है जो इसने यूज़ करनी है अपाचे ने या MySQL में, जैसे इसकी ये पोर्ट्स आ रही हैं, 80 आ रही है, 443 आ रही है, इसके लिए 3306 आ रही है, ठीक है। तो ये पोर्ट्स जो है वो कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, अक्सर इसकी जो पोर्ट है ना वो स्काइप यूज़ करता है MySQL, ठीक है। तो आप स्काइप को थोड़ी देर के लिए बंद करके तो फिर स्टार्ट करें, तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो आप टास्क बार में जाएं, ठीक है, सॉरी टास्क मैनेजर में जाएं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करती है, फॉर एग्जांपल ये अपाचे HTTP सर्वर है, फॉर एग्जांपल ये कोई और प्रोग्राम है जो यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी और डिटेल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड टास्क करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और आपकी जो पोर्ट है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास ये रन हो गया, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अभी रन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे MySQL के जो आगे एडमिन है, तो आप एडमिन पे क्लिक करेंगे, ओके। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्रीन आएगी, ये ओपन होगा, लोकल होस्ट PHP माय एडमिन, ये भी लोड हो रहा है। ये जब इस सक्सेसफुली आपका जो पैनल है, आपका जो XAMPP है इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपका ये रन हो जाएगा, लोकल होस्ट PHP माय एडमिन, और ये आप हमारे पास PHP का फ्रंट एंड है वो आ जाएगा, ओके, ठीक है जी। तो जब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये रन हो जाएगा, यहाँ पे PHP का जो हमारे पास इंटरफेस है वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास SQL सर्वर डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिख के भी हम रन करेंगे तो हमारे पास ये डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। एक तो ये है हमारे पास के हमने देखा कि हम यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करें तो हमारे पास वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तो इसको ऑटो स्टार्ट पे किया हुआ है कि ऑटो स्टार्ट में रन हो रहा है, ठीक है।
तो बजाय आप बार बार इसके ऊपर जाने के, आप यहाँ से ब्राउज़र में जाएं, ठीक है, सिंपल ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट टाइप करें तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाए, ठीक है। डैशबोर्ड से आपने जाना है सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो सर्वर के ऊपर जाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे PHP My ID, ठीक है, तो आपको सर्वर के ऊपर ले जाएगा, डेटाबेस में ले जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सारा डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम अपनी न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सारे जो डेटाबेस के ऑपरेशन है वो हम यहाँ से PHP में डेटाबेस के जरिए से परफॉर्म करेंगे। न्यू डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, टेबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ से होगा, ठीक है। हम यहाँ से करेंगे, तो हम बाद में आके देखते हैं इसमें कि हम जो है वो कैसे जो है वो करेंगे। हम डेटाबेस वगैरह इसमें कैसे क्रिएट करेंगे। तो आगे चले हम, ये तो हो गई हमारी बात ठीक है। हमने बात की वाई लर्न PHP, और फिर हमने दूसरी बात की इंस्टॉलिंग PHP, ठीक है, सॉरी XAMPP, ठीक है, इंस्टॉलिंग XAMPP। अब हमारा XAMPP इंस्टॉल हो गया, तो हमारा जो XAMPP है वो सक्सेसफुली जो है वो रन भी हो गया, ठीक है। अब हमारा हम जो है वो रेडी हैं अपना डायनामिक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम इसमें अपना जो PHP का है फर्स्ट प्रोग्राम वो लिखते हैं। हम जो प्रोग्राम है वो इस तरह करते हैं PHP में। अच्छा, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फाइल हम करेंगे क्रिएट PHP, ठीक है। PHP की हम फाइल क्रिएट करेंगे। अगर आप डॉग ड्रीमर यूज़ कर रहे होंगे तो ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, फिलहाल तो आपने क्रॉस कर दें, ठीक है। ओके जी। जब हम इसका पेज क्रिएट करेंगे ना, तो इसका पेज हमें HTML5 में ही क्रिएट होगा हमारा,
इसमें हम HTML में ही HTML के टैग में ही हम अपना PHP का कोड, ठीक है, PHP का कोड हम कैसे लिखेंगे, क्या सिंटैक्स होगा इसका, वो हम देखते हैं यहाँ पे। हम लिख लेते हैं PHP हमारे first हमारे first PHP, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ इसको सेव कैसे करना और कहाँ पे करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अभी कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी सारे HTML के टैग इसी तरह रहेंगे, ठीक है। HTML का स्टार्टिंग टैग होगा, टैग, हेडर होगा, ठीक है, और टाइटल होगा, ठीक है, बॉडी होगी। अब बॉडी के अंदर आपने PHP का प्रोग्राम कैसे लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। वो कैसे लिखते हैं हम, एंगल ब्रैकेट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट लिखने के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के फिर हम लिखते हैं PHP, ठीक है, और बस इतना लिख के हम फिर इसको क्लोज भी करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारे PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम लिखते हैं, इन PHP टैग्स के अंदर लिखते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे अगर PHP में कोई चीज़ कोई वैल्यू या कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, PHP में यूज़ करते हैं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल डबल कोट्स, और हम लिखते हैं कि माय फर्स्ट PHP पेज, ठीक है, ओके जी। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है मैंने इसके अंदर, जो डिस्प्ले होगी। इको का काम है स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करना, ठीक है। तो अभी हमारा जो PHP का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल। बाकी सारे टैग्स वही रहेंगे, HTML एलिमेंट्स रहेंगे बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। PHP का कोड हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर अभी हमने लिखा है इको। इको का काम है डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर, और माय फर्स्ट पेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ कंप्लीट स्क्रीन जो है एक दफा दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है। तो स्क्रीन नजर आ रही है आपको, यहाँ से हम आएंगे अपने आई कंप्यूटर में, डिस्प्ले में, ठीक है। डिस्प्ले में आज हम आ जाएंगे सी में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर इंस्टॉल होगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बैंक को इंस्टॉल नहीं करना है, आपने सी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रैम, ठीक है। रैम को आप ओपन करेंगे, इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs, ठीक है। तो htdocs में आपने फिर इसको सेव करना है, ठीक है। हाँ, फिर आप के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको जो है वो ओपन ओपन htdocs के अंदर सेव करूँगा, ठीक है। ये प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। रैम htdocs, बस आज की डेट से
ठीक है, तो इसको हम सेव कर देंगे इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो PHP का कोड है वो सेव हो गया हमारा इस फोल्डर के अंदर htdocs। ठीक है, ओके जी। अब हमने इसको रन कैसे करना, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ रन कैसे करना। रन सेव हो गया। अच्छा, जब आपने प्लेस कर देनी है ना फाइल अपने htdocs के अंदर, ठीक है, तो फिर आप जब आपने उसको ब्राउजर में रन करना है तो ब्राउजर में आप किस तरह रन करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? इस ब्राउज़र के लिए लगेगा। ओके, एक मिनट, अब आगे। जी ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट से हमें पता है कि हमारा जो PHP माई एडमिन है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश अपने जो हमारी फाइल है उसका नेम हम लिखेंगे और डॉट PHP। ठीक है, तो इसको हम करेंगे रन। तो ये हमारे पास वो PHP का जो कोड है जो हमने लिखा था वो रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यूं करें, ठीक है, आप यूं करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यूं करता हूँ, ये जो फाइल है इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, ओपन विद, फायरफॉक्स में। जब आप इसको रन करेंगे ऐसे तो जो आपका जो PHP का कोड है ना वो इसमें रन नहीं होगा। ठीक है, जब आप इस तरह इसको फोल्डर से पाथ दे के रन करेंगे तो आपका जो PHP का जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। ठीक है, वो एक नंबर है। अच्छा, ये देखें, जब हम फोल्डर के एड्रेस के साथ फाइल को रन करेंगे ना, ठीक है, हमने कहा कि जी सी में सैम के फोल्डर में htdocs के फोल्डर में ये हमारी PHP की फाइल पड़ेगी। ये HTML की फाइल है जिसके अंदर हमारा PHP का कोड लिखा हुआ है। तो जब आप इसको फोल्डर के लिए से रन करेंगे तो ये आपके पास HTML एलिमेंट्स का कोड रन हो जाएगा, लेकिन आपके पास PHP का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, PHP का कोड रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश जो आपकी PHP फाइल है उसका नाम, और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास जो वो हमारा HTML का जो कोड है वो भी रन करके नजर आ जाएगा। ठीक है, माय फर्स्ट PHP पेज। ये हमने लिखा था हमारा फर्स्ट PHP का जो प्रोग्राम है वो हमारा हमारा PHP एडमिन भी रन हो गया और PHP का जो फर्स्ट कोड है वो भी हमने रन कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें ना हम कमेंट्स भी लिख सकते हैं। कमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ सिंटैक्स क्या है कमेंट्स लिखने का। इसमें जिसमें कमेंट्स लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि एक तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हैश, ठीक है,
सिंपल PHP वेब पेज। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ हमने लिखा है ये हमारा कमेंट है, सिंगल लाइन। ठीक है, फिर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स आ जाते हैं इसमें, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक। ठीक है, तो दिस इज मल्टी लाइन PHP कमेंट्स। ठीक है, स्टेरिक फॉरवर्ड। ठीक है, तो यूँ हम 3 तरह से PHP के अंदर जो कमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमने उसी तरह क्रिएट किया एक PHP वेब पेज। ठीक है, उसमें हमारा HTML का सारा कोड इसी तरह आ जाएगा, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर फिर हमने अपना जो PHP का जो कोड है वो लिखना है। ठीक है, इसमें अभी हमने ये हमारे पास PHP का ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास PHP का क्लोजिंग टैग है, और इन दोनों के दरमियान हमने अपना PHP का जो भी प्रोग्राम होगा लिखना है। ठीक है, इसमें ये है, अभी हमने लिखा इको, तो इको का काम है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। PHP में जो भी हमने इको में लिखा होगा जो चीज़, तो वो हमारे पास इको होके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, काफ़ी आज के लिए। तो यस अब सर। आप लोगों ने मोस्टली बच्चों मेरे पास, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों के पास रैम सर्वर इंस्टॉल होगा, तो जिसके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा कल लेक्चर होगा, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि आउटपुट्स हम किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। इसमें कुछ हमारे पास स्टेप सीक्वेंसेस हैं, इसमें C++ की तरह जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें फिर हम आस्ते आस्ते सारी चीज़ें जो वो इसमें पढ़ेंगे और परफॉर्म करेंगे, और हम अपना वेब पेज जो है वो डायनामिक वेब पेज अब हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, पहले हम जितनी कोडिंग शोडिंग वो कर रहे थे वो सारे स्टैटिक थे, अब हमारा डायनामिक होगा जिसमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं इनपुट भी होंगी और हमें उसके अकॉर्डिंग भी कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।